मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। वीपीएस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। क्लास 12 हिंदी मीडियम केमिस्ट्री के अंदर अपने पास में बहुलक चल रहा था। तो आज बहुलक के अंदर देखिए अपन लगभग चैप्टर में समाप्ति की ओर है, ठीक है ना। लेकिन कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो बचे हुए हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आज बहुलक के अंदर आज का जो अपना पास टॉपिक रहेगा वो है सह बहुलीकरण या विषम बहुलीकरण के बारे में अपन लोग बात करेंगे। इसके बारे में बात करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? सह बहुलीकरण, या जिसे अपन लोग क्या कह सकते हैं? विषम बहुलीकरण भी कह सकते हैं। सह बहुलीकरण यह क्या है? आपका विषम बहुलीकरण। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो उस समय आपको सह बहुलक की परिभाषा बताई थी। किसकी बताई थी? सह बहुलक की परिभाषा बताई थी। किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार की एकल इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करे तो उसे अपन क्या कहते हैं? सह बहुलक कहते हैं। क्या कहा मैंने? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार की एकल इकाइयां मिलकर, ठीक है भाई, जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार की एकल इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करे तो उसे अपन क्या कहते हैं? सह बहुलक कहते हैं। और सह बहुलक बनने की जो क्रिया विधि है ना भाई, उसे क्या कहते हैं अपन लोग? सह बहुलीकरण कहते हैं। सह बहुलक बनने की जो क्रिया विधि है उस क्रिया विधि को अपन किस नाम से जानते हैं? सह बहुलीकरण कहते हैं या विषम बहुलीकरण अपन लोग कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो होती है इसकी परिभाषा। फिर से सुन लीजिए क्या कहा? जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार की एकल इकाइयां मिलकर बहुलक का निर्माण करे तो उस बहुलक को क्या कहते हैं? सह बहुलक या विषम बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनने की जो क्रिया विधि है वो क्या कहलाती है? अपनी सह बहुलीकरण कहलाती है, ठीक है भाई। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे नाइलॉन 66 है, अपन सब जानते हैं नाइलॉन 66 के बारे में। जैसे प्राकृतिक रबड़ के अंदर आपको एग्जाम्पल बताए होंगे, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, ठीक है ना। ब्यूना एस और क्या है आपके? ब्यूना एन वगैरह है। इस सह बहुलक के क्या है? आपके एग्जाम्पल होते हैं। नाइलॉन 66 पढ़ रखा है, ब्यूना एस पढ़ रखा है, ब्यूना एन अपन लोगों ने पढ़ रखा है। ये तो हो गए एग्जाम्पल। अब देखिए, इसके बाद की अगर अपन बात करें, ये जो सह बहुलक होते हैं ना भाई, ये आपके चार प्रकार के होते हैं। सह बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के आपके होते हैं, ठीक है। सह बहुलक के टाइप कितने हैं? चार प्रकार के ये आपके होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको चित्र से समझना है, चार प्रकार कौन कौन से इसके अंदर आपके हैं। तो देखिए, इसके टाइप के अंदर सबसे पहला आता है आपके क्रम रहित सह बहुलक। पहला कौन सा मिलेगा भी? आपके क्रम रहित सह बहुलक। चार प्रकार में पहला कौन सा है? क्रम रहित सह बहुलक। अब देखो, नाम से भी पता चल जाता है भाई, इस प्रकार के बहुलक के अंदर जो एकल इकाइयां होती है ना भाई, वो आपके किसी निश्चित क्रम में नहीं जुड़ी होती। किसमें नहीं जुड़ी होती? निश्चित क्रम में नहीं जुड़ी होती। यानी इस प्रकार के सह बहुलक में एकल इकाइयां किसी निश्चित क्रम में नहीं जुड़ी होती। जैसे मान लो कि एकल इकाई ए है, ये इसके ए जुड़ गई, ये बी जुड़ गई, ये ए जुड़ गई, फिर बी जुड़ गई, ये ए है, फिर ये ए है, ये बी है, ये बी है। यानी कोई निश्चित क्रम नहीं है एकल इकाइयों का जुड़ने का, तो वो कहलाती है क्रम रहित सह बहुलक। दूसरा होता है एकांतर क्रम। दूसरा कौन सा होता है आपके? एकांतर क्रम सह बहुलक। दूसरा कौन सा है? एकांतर क्रम सह बहुलक होता है। अब इसमें नाम से ही पता चल जाता है, इसमें जुड़ने वाली एकल इकाइयां क्या होती है? एकांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। जैसे ये पहले ए, फिर उससे बी, ये फिर ए, ये बी, फिर ये ए, फिर बी, ये ए। इस तरह से एक निश्चित क्रम में आपकी क्या है? जब एकल इकाइयां जुड़ी हुई होती है तो वो क्या कहलाता है? एकांतर क्रम सह बहुलक आपके कहलाता है। सी जो आता है वो कहलाता है आपके खंड सह बहुलक। सी कौन सा कहलाता है? खंड सह बहुलक आपके कहलाता है। ये सी कौन सा हो गया? खंड सह बहुलक आपके होता है। अब देखिए, ये खंड सह बहुलक क्या है?
इसमें क्या होती है, एकलिक इकाइयों का एक खंड पहले जुड़ता है, फिर उससे क्या है दूसरा खंड जुड़ता है। जैसे ये मान लीजिए ये ए, यानी एक प्रकार की एकलिक इकाइयों का एक खंड, और उससे फिर मान लीजिए ये दूसरे प्रकार की एकलिक इकाइयों का क्या है दूसरा खंड आपके जुड़ता है। यानी समूह में पहले ए का समूह फिर बी का समूह जब इस तरह से जुड़े तो वो कहलाता है खंड सहबहुलक कहलाता है। इसी तरह से डी टाइप इसका जो आता है वो कहलाता है कलम सहबहुलक। डी क्या कहलाता है इसका, कलम सहबहुलक आपके कहलाता है। ये डी कलम सहबहुलक कहलाता है। अब इसमें क्या है देखो, ग्राफ्टिंग कलम, कलम का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार की एकलिक इकाई का एक समूह है आपके, इस समूह से जब दूसरी एकलिक इकाई जुड़ती है ना तो उससे इस तरह से पार्श्व श्रृंखला के रूप में, इस रूप में पार्श्व श्रृंखला के रूप में आपके दूसरी इकाई जुड़े तो वो कहलाता है कलम सहबहुलक। बायोलॉजी वाले इस बात को जानते होंगे, जैसे पेड़ पौधों के तनों में जो ग्राफ्टिंग करवाए जाते हैं ना, जैसे एक तना दूसरे तने से इस तरह से कलम के रूप में आपके जुड़ता है। तो एक एकलिक इकाई का खंड फिर उससे क्या है पार्श्व श्रृंखला के रूप में दूसरी एकलिक इकाई जुड़ती है तो वो कहलाता है कलम सहबहुलक। ठीक है ना। तो पहला कौन सा था, क्रम रहित, यानी कोई क्रम नहीं है। दूसरा एकांतर क्रम सहबहुलक, इसमें एकलिक इकाइयां क्या होती है एकांतर क्रम निश्चित क्रम में जुड़ी रहती है। तीसरा होता है खंड सहबहुलक, इसमें एकलिक इकाइयों का एक खंड फिर उससे दूसरी एकलिक इकाई का दूसरा खंड आपके जुड़ता है। इसी तरह से चौथा आ रहा है कलम सहबहुलक। कलम सहबहुलक में फिर एकलिक इकाई फिर उससे क्या है पार्श्व श्रृंखला में दूसरी जुड़ी होती है। ये कहलाता है सहबहुलीकरण के प्रकार या सहबहुलक के प्रकार। अब इसके उपयोगों की यदि बात करें, जैसे अभी मैंने बताया था आपके उपयोगों के अंदर नाइलॉन 66 जैसे आपके बनाने में है, इसके अलावा प्राकृतिक संश्लेषित रबड़ ब्यूना एन वगैरह बनाने में ये काम आता है। तो ये कहलाता है बेटे आपका सहबहुलीकरण या विषम बहुलीकरण। ठीक है भाई। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके कुछ औद्योगिक महत्व के बहुलक। क्या बता रहा हूँ आपके कुछ औद्योगिक महत्व के बहुलकों के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुलक। ठीक है भाई, क्या है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुलक, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुलक के बारे में अपन लोग बात करेंगे। ठीक है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण के बहुलकों के अंदर या इंडस्ट्रियल बहुलक कह सकते हैं अपन लोग। इसके अंदर देखो मैं आपको बताऊं, जो पढ़ चुके हैं उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए पॉलीथीन है, ठीक है ना। पॉलीथीन के अलावा जैसे मान लीजिए आपके पीवीसी वगैरह है, पीवीसी के अलावा जैसे मान लीजिए पेन वगैरह है ना। पेन के अलावा जैसे मान लीजिए पीटीएफई है, पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन है। आगे बात सुनो आपके। इसके अलावा आपको बताऊं, देखो जो नहीं पढ़ चुके हो, एक आपके जो है नाइलॉन 6, इसकी बात करेंगे अपन लोग, नाइलॉन 6 है, और एक है आपका बेकेलाइट। कौन सा है, नाइलॉन 6, और किसकी बात करेंगे अपन लोग, बेकेलाइट की बात यहाँ पर करेंगे। तो ये तो आपके बता चुका हूं मैं नाइलॉन 6 और क्या है बेकेलाइट की बात करते हैं। याद रखना, नाइलॉन एक तो 66 होता है और एक नाइलॉन क्या होता है 6 होता है, अलग अलग है आपके, और दोनों में से एक चीज हमेशा पूछी जाती है, नाइलॉन 6 और बेकेलाइट। तो देखो नाइलॉन 6 तो बहुत जनरल है, मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसे बनता है नाइलॉन 6। देखिए नाइलॉन 6 अगर बने तो इसकी एक छोटी सी इकाई याद रखनी है, कैप्रोलेक्टम। क्या कह रहा हूँ मैं आपके, नाइलॉन 6 बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इसके कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से। ठीक है भाई, सब याद रखना, बोर्ड ने बहुत बार पूछा है नाइलॉन 6 की एकलिक इकाई कौन सी है, तो जवाब होता है कैप्रोलेक्टम। क्या है, कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, नाइलॉन 6 का निर्माण होता है। ठीक है भाई, ये कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से क्या बनाते हैं अपन लोग, नाइलॉन 6 अपन लोग बनाते हैं। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है कैप्रोलेक्टम की, तो बड़ा ध्यान से आप लोग समझे कैप्रोलेक्टम की स्ट्रक्चर। ये आपके N, ये H, ठीक है। उसके बाद ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये CH2, CH2, CH2,
कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर, किसकी स्ट्रक्चर हो जाती है? कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर आपके हो जाती है। ठीक है भाई, अब इसका क्या करना? बहुलीकरण करना। ये इसका क्या करना आपको? बहुलीकरण। तो नाइलॉन 6 किसके? कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से क्या बनता है? नाइलॉन 6 बनता है। अब इसका बहुलीकरण करना है तो बहुलीकरण बहुत आसान होता है। ये बहुलीकरण ये आपके NH ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में ये आपका CH2 कितनी बार आएगा? CH2 1 2 3 4 और 5 बार, ये आपके 5 बार CH2। इससे फिर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये कोष्टक लगाया, ये बन गया N, ये बन जाता आपका नाइलॉन 6। याद रखो ना, CH2 5 बार है, NH और CO समूह से जुड़ा हुआ है। तो ये तो कैप्रोलैक्टम था और ये क्या था? अभी आपके नाइलॉन 6 था। क्या था अभी आपके? नाइलॉन 6 था। अगली बात समझ में? तो ये कहलाता है नाइलॉन 6। ये इंपॉर्टेंट है। कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से क्या बनता है? नाइलॉन 6 आपके बनता है। अब उसके बाद में अब मेन है आपका कौन सा है? बेकेलाइट। कौन सा है? बेकेलाइट। ये थोड़ा लंबा है, ध्यान से आप लोग समझिए। बेकेलाइट क्या चीज है? तो कई बार इसकी स्ट्रक्चर वगैरह भी आपके पूछ लेते हैं। तो अब अपने पास कौन सा है? बेकेलाइट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये बेकेलाइट, देखिए सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, ये आपका एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। कैसा है? सबसे पहली बात, बेकेलाइट क्या है? अपने पास एक कैसा प्लास्टिक होता है? ताप दृढ़ आपके प्लास्टिक होता है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है वही आपके। दूसरी विशेषता बेकेलाइट की आपको बता देता हूँ। देखिए बेकेलाइट का जो निर्माण होता है वो आपके फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, किसकी आपको बता रहा हूँ? फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु अम्लों या तनु क्षारों की उपस्थिति में करते हैं। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? तनु अम्लों या तनु क्षारों की उपस्थिति में जब अपन लोग करते हैं ना, तो किसका निर्माण होता है? आपके बेकेलाइट का निर्माण आपके होता है। तनु अम्लों व तनु क्षारों की उपस्थिति में करते हैं तो बेकेलाइट का निर्माण होता है। देखो आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2013 के अंदर, मुझे आज भी याद है, 2013 के अंदर आपकी केमिस्ट्री का कॉम्पिटिटिव पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा था। बेकेलाइट के निर्माण में फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ या फिनोल का संघनन किसके साथ करते हैं तो आपके बेकेलाइट बनता है। तो याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। कोई अन्य एल्डिहाइड इसमें काम नहीं आता, बेंजील्डिहाइड, मेसिल्डिहाइड काम नहीं आता, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु अम्लों और तनु क्षारों की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है? बेकेलाइट आपका बनता है। अब देखो इसमें एक चीज है कि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब तनु अम्लों की उपस्थिति में करोगे ना, तो जो इकाई प्राप्त होती है ना, उससे अपन क्या है? नेवोलक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? याद रखना, नेवोलक कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर तनु क्षारों से करते हैं तो प्राप्त इकाई क्या कहलाती है? रिसोल कहलाती है। क्या कहलाती है? रिसोल। अलग अलग होता है भाई, रिएक्शन तनु अम्लों से कराओगे नेवोलक प्राप्त होता है, तनु क्षारों से कराओगे क्या प्राप्त होता है? रिसोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रिसोल अपने को प्राप्त होता है। और इस रिसोल और नेवोलक की पुनः आपकी रिएक्शन करवाते हैं ना, तो अपने को क्या प्राप्त होता है? बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होता है। वापस रिसोल और नेवोलक को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आपके बेकेलाइट प्लास्टिक आपको प्राप्त होगा। फिर से सुन लीजिए, बेकेलाइट एक प्रकार का क्या है? ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। दूसरा क्या बताया आपके? फिनोल और किसकी? फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे? तनु अम्लों या तनु क्षारों की उपस्थिति में आपको करवानी है, ठीक है ना। तनु अम्लों की उपस्थिति में करवाएंगे तो जो इकाई प्राप्त होती है वो कहलाती है नेवोलक, और तनु क्षारों की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होती है? रिसोल आपके प्राप्त होती है। ठीक है भाई। अब इन दोनों को जब साथ में गर्म करोगे तो आपको कौन सा प्लास्टिक? बेकेलाइट प्राप्त होता है। दूसरी विशेषता बताता हूँ, ये जो बेकेलाइट है अभी मैंने बताया था ये ताप दृढ़ प्लास्टिक है, ठीक है ना। यानी देखो इस बेकेलाइट के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? तिर्यक बंध पाया जाता है। बेकेलाइट प्लास्टिक के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? तिर्यक बंध आपके पाया जाता है। इसीलिए प्लास्टिक क्या होता है बेटे? मजबूत होता है।
संबंध है, इसीलिए क्या होता है आपके मजबूत होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं इसके गलनांक है, पथनांक है इत्यादि के मान क्या होते हैं, बहुत आपके उच्च होते हैं। ठीक है ना, गलनांक के कथनांक के मान क्या है, उच्च आपके होते हैं। अब इस बेकेलाइट प्लास्टिक का उपयोग कहाँ पर आता है आपको बताऊं। इसके उपयोग की यदि बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है आपके प्रेशर कुकर का जो भट्टा होता है ना, उसे बनाने में ये आपके काम आता है। इसमें काम में लेते हैं इसे प्रेशर कुकर का जो भट्टा है उसे बनाने में बेकेलाइट प्लास्टिक काम आता है। इसके अलावा कंघे, जो भी कंघी होती है ना, उसके बनाने में बेकेलाइट काम आता है। इसके अलावा इससे आपके खिलौने वगैरह भी क्या है, बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, प्रेशर कुकर का आता है, कंघे है, खिलौने है। इसके अलावा विद्युत स्विच क्या है आपके, विद्युत स्विच इत्यादि बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। समझ लो बात को, विद्युत स्विच वगैरह बनाने में भी अपन लोग क्या कर सकते हैं, बेकेलाइट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से क्या होता है आपका बेकेलाइट, इस तरह से ये आपकी क्या है बेकेलाइट हो जाता है। तो फिनोल कार्बेट किया तीनों हम लोग और तनुसारों से करेंगे तो बेकेलाइट आपके बनता है। अब देखिए कई बार बेकेलाइट की स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, तो वो भी मैं आपको बना के बता देता हूँ किस तरह से आपके बेकेलाइट की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है भाई, तो बेकेलाइट की स्ट्रक्चर बनाना बहुत सरल होता है। जैसे ये मान लीजिए आपके बेंजीन की अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो अपन बेकेलाइट की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप चाहे जितनी श्रृंखला क्या है इससे आपके जोड़ सकते हैं। ये CH2 से ये सारी श्रृंखलाएं आपके जुड़ी रहती है। CH2 ठीक है, ये CH2 थोड़ा आप इसको भी उसी में बनाना। ठीक है ना, ये CH2 ये CH2 ठीक है भाई, ये CH2 इस तरह से आप और 2-3 लेयर इसकी बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ ये क्या है OH समूह, कौन सा समूह लगा रहता है, OH समूह आपके लगा रहता है। तो इस तरह से क्या बनती है, स्ट्रक्चर ऑफ क्या बनता है, बेकेलाइट आपके बनती है। क्या बनती है, स्ट्रक्चर ऑफ क्या बनती है, बेकेलाइट आपके बनती है। ठीक है ना भाई, तो ये क्या लगता है आपके बेकेलाइट। तो कई बार बेकेलाइट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो स्क्रू के 2-3 पॉइंट बताए थे वो पॉइंट इसमें क्या है भाई काफी इम्पोर्टेंट आपके होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक तो नाइलोन और ये कौन सा बताया आपके बेकेलाइट। अब देखिए अपना पाठ समाप्ति की ओर है, 2-4 छोटी-छोटी परिभाषाएं और है, वो बताने के बाद में कुछ एक एग्जाम्पल जो आपके PDF के अंदर दूंगा वो आप नोट कर सकते हैं। तो अगला जो अपने पास में टॉपिक है वो है आपकी कुछ एक परिभाषाएं हैं। जैसे मान लीजिए एक परिभाषा आती है जैव बहुलक, इसकी परिभाषा आएगी जैव बहुलक की आती है। एक आती है जैव निम्नीकृत बहुलक, क्या आता है आपकी जैव निम्नीकृत बहुलक आता है, और एक आता है आपके जैव अनिम्नीकृत बहुलक। क्या आता है, जैव अनिम्नीकृत बहुलक आपके आता है। तो 3 परिभाषाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जैव बहुलक। देखिए नाम से ही पता चल जाता है कि जैव बहुलक किसे कहते हैं। देखो वे बहुलक जो हमें जीव जंतुओं व पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, इससे वे बहुलक जो हमें जीव जंतुओं व पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, जैव बहुलक आपके कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहा मैंने, वे बहुलक जो हमें किससे, जीव जंतुओं व किससे आपके पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं आपके जैव बहुलक कहलाते हैं। अब इस जैव बहुलक में जैसे मान लीजिए आपके ऊन हो सकता है, ऊन के अलावा जैसे रेयन वगैरह है,
ठीक है ना, ऊन है, रेयन है, इसके अलावा आपके बता दो गोंद वगैरह है, ये भी क्या होते हैं, जैव बहुलक के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है जैव निम्नीकृत बहुलक। इसे ध्यान से सुने। देखिए आपको बताऊं, जैव निम्नीकृत जो बहुलक है ये प्राकृतिक भी हो सकता है, संश्लेषित भी हो सकता है। तो वे बहुलक जिनका पुनः अपघटन संभव हो, क्या कहा मैंने आपके, वे बहुलक जिनका पुनः अपघटन संभव हो, वे बहुलक जिनका पुनः अपघटन संभव हो क्या कहलाते हैं आपके, जैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। वे बहुलक जिनका पुनः अपघटन संभव हो क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकृत बहुलक आपके कहलाते हैं। ठीक है, यानी आपको बताऊं किस प्रकार के बहुलकों से पर्यावरण प्रदूषण क्या है आपका नहीं होता है। इस प्रकार के बहुलकों से क्या नहीं होता, पर्यावरण प्रदूषण आपके नहीं होता है। समझ रहे हो बात को, पर्यावरण प्रदूषण आपके नहीं होता। और जैसा कि मैंने कहा ये प्राकृतिक भी हो सकता है और ये संश्लेषित भी हो सकता है। तो वे बहुलक जिनका पुनः अपघटन संभव नहीं हो, जैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। इनसे पर्यावरण प्रदूषण आपके नहीं होता। जैसे अब इसके एग्जाम्पलों के अंदर आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, PHBV। ठीक है, इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आता है, इनको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 क्या आता है, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। इसी तरह से एक आपके PCA वगैरह आता है, एक आपके PGA वगैरह आपके आता है। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ PHBV बताऊंगा, बाकी आपके PDF के अंदर मिल जाएंगे। छोटे छोटे होते हैं, इनका उपयोग जैसे टांके वगैरह लगाने में अपन करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आता है जैव अनिम्नीकृत बहुलक, यानी वे बहुलक जिनका पुनः अपघटन संभव नहीं हो। क्या कहा मैंने, वे बहुलक जिनका क्या संभव नहीं हो, पुनः अपघटन आपके संभव नहीं हो। ठीक है भाई, क्या कहा मैंने, पुनः अपघटन आपका संभव नहीं हो, क्या कहलाते हैं आपके, जैव अनिम्नीकृत बहुलक आपके कहलाते हैं। यानी अब जिनका पुनः अपघटन नहीं होगा, तो अपन सब जानते हैं बेटे, इनसे पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, अधिक होगा। इनसे पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा आपके, अधिक होता है। पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। अब अगर कहूँ सोचो दिमाग में इसके एग्जाम्पल, तो इस पार्ट में जितने भी एग्जाम्पल पढ़ाए गए आपको वो सब जैव अनिम्नीकृत बहुलक थे। आपका PVC था, पेन था, पॉलीथीन था, सब क्या है, जैव अनिम्नीकृत बहुलक है। अपन जानते हैं पॉलीथीन आज जैव अनिम्नीकृत बहुलक है, पुनः अपघटन नहीं होता, जिससे पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज्यादा आपके होता है। ठीक है ना, तो जैव अनिम्नीकृत बहुलक में पुनः अपघटन संभव नहीं है, इनसे पर्यावरण प्रदूषण क्या है, अधिक होता है। उदाहरण के अंदर क्या लिखोगे, सबसे खतरनाक उदाहरण तो आपका पॉलीथीन ही है। ठीक है ना भाई, पॉलीथीन है, ये PVC वगैरह है, ये सब कैसे हैं, जैव अनिम्नीकृत बहुलकों की श्रेणी के अंदर आपके आते हैं। क्लियर बेटे, तो जैव बहुलक कहाँ से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ऊन है आपका, रेयन है, प्रोटीन वगैरह, कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैव निम्नीकृत बहुलक के अंदर वे बहुलक जिनका पुनः अपघटन संभव नहीं हो, पुनः अपघटन संभव हो, जैव निम्नीकृत बहुलक कहलाता है। इनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होते। और जैव अनिम्नीकृत बहुलक के अंदर इनको आप क्या कर सकते हैं, पुनः अपघटित रिसाइक्लिंग इनकी नहीं हो सकते, इसीलिए इनसे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है बेटे, आपके अधिक होता है। ठीक है, अब अपने पास मैंने क्या कहा, जैव निम्नीकृत बहुलक के एग्जाम्पल अपने को पढ़ने हैं, बाकी इसके तो एग्जाम्पल पूरे पार्ट के अंदर ही आपने पढ़े हैं। तो देखिए, जैव निम्नीकृत बहुलक का बहुत बार बोर्ड के अंदर ये पूछा हुआ एग्जाम्पल है PHBV। कौन सा एग्जाम्पल बता रहा हूं भाई, आपके PHBV एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके PHBV की फुल फॉर्म क्या है, ये भी फुल फॉर्म भी बोर्ड के अंदर आपके पूछी हुई है। देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, क्या फुल फॉर्म है इसकी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिरेट फुल
फॉर्म जरूर याद रखें। क्या बताया था अभी आपके, पॉली हाइड्रोक्सी क्या है, ब्यूटाइरेट आपके को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिडेट, इसकी फुल फॉर्म आपके PHBV की होती है। क्लियर भी यहाँ तक बात। अब देखिए ये बहुलक कैसे बनता है, किसके संबंध से बनता है, तो ये दो इकाइयां याद रखना। एक तो होती है आपके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। कौन सा आता है आपके, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, और प्लस इसमें आता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। एक तो ब्यूटेनोइक अम्ल और एक कौन सा, पेंटेनोइक अम्ल। 3 हाइड्रोक्सी कौन सा आएगा भाई, पेंटेनोइक अम्ल आपके काम आएगा। ये 3 हाइड्रोक्सी कौन सा काम आ जाएगा, पेंटेनोइक एसिड आपके इसमें काम में लिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। दो तरह के, एक तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी क्या लेते हैं, पेंटेनोइक लेते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं इसकी स्ट्रक्चर, ये आपके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इसकी अगर अपने को स्ट्रक्चर बनानी हो, देखो IUPAC के अनुसार अपन लोग क्या बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जानते हो हाइड्रोक्सी का मतलब कौन सा समूह होता है, OH समूह होता है। तो जैसे आपके एक स्ट्रक्चर बना, जैसे ये OH है, ये मान लीजिए आपके CH2 है, ये मान लीजिए आपके CH3 है, ये मान लीजिए CH2 है। मैं संयोजकता भी सही कर दूंगा। जैसे ये CH है, 1 2 3 और ये आपका 4 COOH। ये क्या बढ़ गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। IUPAC में देखे ना बेटे आप लोग, देखिए ये तो हो गया मुख्य क्रियात्मक समूह और ये हो गया आपका OH क्रियात्मक समूह। तो 1 2 3 नंबर पे आ गया हाइड्रोक्सी OH, ठीक है। और COH का अनुपात क्या होता है, OH कम। तो ये हो गया आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। इसी तरह से बनाना है मुझे 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक मतलब एक कार्बन की श्रृंखला बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका OH, ये आपके यहाँ से CH, ये आपके CH2, ये CH3, ये आपके CH2 और ये COOH, ठीक है भाई। यहाँ 1 2 3 4 की श्रृंखला हो गई, या 1 2 3 4 और ये 5 की श्रृंखला हो जाती है। तो ये कहलाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और ये कहलाता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। क्या कहलाता है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। अब देखिए इसका बहुलीकरण करना है ना भाई, संघनन बहुलीकरण होता है बेटे इसका, यानी इसमें से आप जल का अणु उड़ाइए। कैसे उड़ाना है, यहाँ से उड़ाओ H, यहाँ से उड़ाइए OH, ओके। यहाँ से H, यहाँ से OH। इसी तरह से यहाँ से H और यहाँ से क्या है OH उड़ा दीजिए, जल निकल जाएगा और आपके क्या बन जाएगा भाई, PHBV का निर्माण आपके हो जाता है, ठीक है। ये कोष्टक लगाया, ठीक है। यहाँ क्या बचा हुआ, O, ये आपका O, उसके आगे आपकी ये C, ये H, ये आपके CH3, ठीक है। इसके बाद CH2, यहाँ क्या बचा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ क्या बचा हुआ, O, ये O, ये आपका CH और ये आपका C2H5, दोनों को साथ में लिख दिया मैंने। ये आपका CH2, यहाँ क्या बचा हुआ C डबल बॉन्ड O और ये आपके कोष्टक, ये लगा दीजिए N, ठीक है ना। तो ये क्या लाता है भी आपके PHBV। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के संघनन बहुलीकरण से किसका अणु है, 2 अणु जल के निकले हैं बेटे। संघनन बहुलीकरण के फलस्वरूप क्या बन जाता है, PHBV का निर्माण आपके हो जाता है। यानी ये आपका जैव निम्नीकृत बहुलक है, इससे पर्यावरण प्रदूषण आपके नहीं होता। ये बोर्ड ने आपके क्या है, कई बार आपके पूछ रखा है, ठीक है भाई। ये बोर्ड ने क्या है आपके PHBV आपके कई बार पूछ रखा है। हाँ भाई, इसके बाद में देखिए तो आपकी जैव निम्नीकृत बहुलक के अंदर कौन सा, PHBV हो गया। इसके अलावा देखिए मैं आपको 1-2 नाम और बता रहा हूँ, नाम याद रखते हैं, उपयोग कहां पर होते हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना भाई। जैसे मान लीजिए आपके एक बहुलक आता है आपके PLA, क्या आता है PLA, ठीक है ना।
पॉलीलैक्टिक एसिड क्या आता है आपके पॉलीलैक्टिक एसिड है। इसी तरह से आपके एक आता है PCl, कौन सा आता है PCl आता है। एक जैसे मान लीजिए PGA आता है, कौन सा आता है PGA वगैरह आपके आता है, ठीक है। जैसे PL है, पॉलीलैक्टिक एसिड है आपका, यानी लैक्टिक एसिड के बहुलीकरण से पॉलीलैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक PG है, पॉलीग्लाइकोनिक एसिड है, ग्लाइकोनिक एसिड से बनता है। देखो PLA और PGA है ना वैसा, इनका उपयोग क्या करते हैं टांका लगाने में करते हैं। टांका मतलब जो चोट लग जाती है ना, टांका लगाते हैं ना आपके, उसके अंदर इनका उपयोग करते हैं। देखो PGA एक ऐसा बहुलक है, इसका जब टांका लगाते हैं ना तो इसके टांके को वापस खुलाने की जरूरत नहीं होती। ये क्या है अपने आप वापस क्या होता है पानी से गल जाता है। अपन देखते हैं ना आजकल टांके लगाते हैं तो वापस डॉक्टर के पास खुलवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो क्या होते हैं भी अपने आप क्या होते हैं गल जाते हैं। इसी तरह से आपके PCl आपके पॉलीक्रैक्टो लैक्टिक एसिड आपके होता है, ठीक है ना। पॉलीक्रैक्टो लैक्टिक एसिड आपके होता है। इसका उपयोग आपको बताऊं, देखो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आपकी जो कैप्सूल आता है ना, कैप्सूल, देखो कैप्सूल के अंदर तो दवा भरी रहती है, ठीक है ना। उस कैप्सूल के दवा के ऊपर जो प्लास्टिक का होल होता है ना कैप्सूल का, वो किसका बना होता है आपके PCl का बना होता है, आपके पॉलीक्रैप्टोलैक्टोन का आपके बना होता है। तो ये भी तीन आप पूरे इसको लिखेंगे, उपयोग लिखना आपको कुछ नहीं करना। PL है, PCl है, PGA वगैरह है, ठीक है ना। इन दो का उपयोग तो चिकित्सा है, वैसे देखा जाए तो तीनों का उपयोग क्या है चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आपके होता है, ठीक है ना। पॉलीक्रैप्टोलैक्टोन याद रखना इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, लिख देता हूं मैं आपके। इसकी क्या बताए कि पॉलीलैक्टिक अम्ल क्या है आपके पॉलीलैक्टिक अम्ल होती है, और इसकी होती है आपके पॉलीग्लाइको एसिड अम्ल, ठीक है भाई। क्या होती है पॉलीग्लाइको या ग्लाइकोलिक अम्ल भी कह सकते हैं अपन, ग्लाइकोलिक एसिड आपके इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बात सुनना है तो ये तीन तरह के भी आपको ध्यान में रखना है। PL है, PCl है, PGA, पॉलीलैक्टिक अम्ल, पॉलीक्रैप्टोलैक्टोन, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड आपके होते हैं, ठीक है भाई। ये सब कैसे हैं जैव निम्नीकृत बहुलक के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पार्ट के अंदर कुछ बहुलक क्या थे जैव निम्नीकृत थे, और कुछ क्या थे जैव अनिम्नीकृत बहुलक थे। अनिम्नीकृत बहुलकों के अंदर तो पॉलीथीन वगैरह वो सारे आपके आ जाते हैं। इस तरह से देखिए बेटे आपका ये जो यूनिट 8 पॉलीमर था लगभग क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। यानी आपको बताऊं मैं 99% आपको ये चैप्टर पूरा करा दिया गया। जिन बच्चों ने PDF बना लिए हैं, PDF से अपने नोट्स बना लिए हैं, बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो वर्तमान समय में जो परिस्थिति चल रही है, अपने को आगे कितना समय मिलता है, वापस क्लास में करवा सकते हैं नहीं करवा सकते, वो समय पर निर्भर करेगा कब स्कूलें खुलती है, कैसे आपकी क्लासें होती है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। पार्ट उतारने के बाद जैसा कि हमेशा मेरा नियम रहता है, पूरा पार्ट उतर गया उसके बाद 2 पेज अब आप छोड़ देना, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड के अंदर अब आपका नया चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है भाई। कौन सा करूंगा वो उसी दिन आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब आपका एक चैप्टर बहुलक क्या होता है कंप्लीट आपके हो जाता है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से पढ़िए, ठीक है ना, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, और जब अपन मिलेंगे तो इस आते ही 1-2 दिन के बाद एक चैप्टर का टेस्ट होगा, इसलिए अच्छा तैयारी से करें। धन्यवाद।